अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहजेब खानजादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। 5 अगस्त से जेल में कैद चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को कल ट्रायल कोर्ट के हुक्म पर साइफर केस के नए सिरे से होने वाली समाअत के लिए पेश किया जाएगा। जुमेरात से इस हवाले से कयास आराइयाँ की जा रही थी कि आया जेल हुक्काम इमरान खान को अदालत के सामने पेश करेंगे भी या नहीं, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन या ख़त सामने नहीं आया है। इससे लगता है कि जेल हुक्काम कल इमरान खान को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में खुसूसी अदालत के सामने पेश करेंगे, और अगर ऐसा होता है तो ये उनकी 118 दिन बाद पहली दफ़ा जेल से बाहर खुली अदालत में पेशी होगी। आज पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें कल इमरान खान की अदालती पेशी के मौके पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम का मुतालबा किया गया। कोर कमेटी के एलान के मुताबिक कोर कमेटी ने मुकर्ररा मुद्दत में इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लाए अमल की मंजूरी दे दी है। साथ ही मुतालबा किया गया कि चेयरमैन पीटीआई की अदालती पेशी पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम हों। तहरीक इंसाफ ने पहले ही ऐलान किया था कि इमरान खान की पेशी के मौके पर उनका शानदार इस्तकबाल होगा, लेकिन अब यह ऐलान वापस ले लिया गया है और पार्टी कल के हवाले से मोहतात है। बज़ाहिर तहरीक इंसाफ नहीं चाहती कि इमरान खान का ट्रायल जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ओपन कोर्ट से एक बार फिर जेल ट्रायल में तब्दील हो जाए। गुज़श्ता जुमेरात को जब ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को पेश करने का हुक्म दिया था, तो तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली ने ऐलान किया था कि इमरान खान की 28 नवंबर को जेल पेशी के मौके पर बहुत ज़्यादा लोग आएंगे और उनका इस्तकबाल किया जाएगा। अगर ये सिर्फ उसको लेके आएंगे, अगर ये रात के अंधेरे में तो लेके नहीं आ सकते, कोर्ट प्रोसीडिंग लेके आएंगे। इंशाल्लाह ताला लोग आएंगे और बड़े तादाद में आएंगे। इंशाल्लाह ताला बहुत बड़ा इस्तकबाल होगा खान साहब। लेकिन जब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से इस हवाले से पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि हुकूमत का काम है कि अदालती कार्रवाई फेयर और ट्रांसपेरेंट अंदाज में होने को यकीनी बनाए। कोई भी सियासी जमात अगर उसमें कोई तमाशा खड़ा करना चाहती है तो वो एक इंतज़ामी मामला होगा, उन्हें इजाज़त दी जाए या नहीं। जो भी कोर्ट का ऑर्डर होगा उसकी इम्प्लिकेशंस को देखते हुए हम उसी को फॉलो करेंगे। तो अगर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में भी होता है तो पीटीआई के जो लॉयर्स हैं वो तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जब आएंगे अदालत में तो आप देखेंगे कि उनका बड़ा इस्तकबाल होगा। क्या इस बात की इजाज़त होगी? कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं, गवर्नमेंट का ये काम है कि उसको इंश्योर किया जाए कि वो फेयर ट्रांसपेरेंट अंदाज में उसके लिए इन्वायरमेंट अवेलेबल। बसाओ का कोई भी पॉलिटिकल प्लेयर उसमें एक थिएट्रिकल सेंस अगर क्रिएट करना चाहता है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होगा कि उसको परमिशन दी जाए या ना दी जाए। और फिर जब पीटीआई की तैयारियों के बारे में कल बैरिस्टर गौहर अली से पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि पार्टी इमरान खान की सिक्योरिटी के हवाले से बहुत फिक्रमंद है। हम नहीं चाहते कि वो कोई भी बहाना करके इस केस की ओपन समाअत में कोई मुश्किल पैदा करें। आपने कहा कि जब उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा तो उनका इस्तकबाल भी किया जाएगा, तो इस हवाले से क्या पार्टी की कोई तैयारियां हैं? क्योंकि दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि आज जॉन अखबार में भी खबर थी कि पुलिस और इंतजामिया जो है वो रूट भी इस वक्त प्लान कर रही है कि अगर वो आएंगे तो कहाँ से उनको लाया जाएगा। सिक्योरिटी बढ़ाने की भी बात हो रही है और कुछ एरिया को सील करने की भी बात हो रही है। नहीं, पार्टी ने कोई ऐसे वो नहीं दिया कि उनको इस्तकबाल के लिए लेके आएंगे, क्योंकि हम बड़े कंसर्न है उसकी सिक्योरिटी के लिए और खान साहब की सिक्योरिटी से भी बहुत कंसर्न है, और ये भी नहीं चाहते कि वो इसके बहाना करके जो ओपन वेन्यू है उसको उसके लिए कोई मुश्किल प्रोवाइड करे। तो अभी तक पार्टी ने कुछ ऐसा फैसला नहीं किया। इस वक्त इमरान खान अडियाला जेल में साफर केस के अलावा नैब के 190 मिलियन पाउंड केस में भी गिरफ्तार हैं। गुज़श्ता हफ्ते नैब ने इस केस में इमरान खान का जिस्मानी रिमांड हासिल करके उनसे तफ्तीश की और फिर जिस्मानी रिमांड के आखिरी दिन नैब की 4 टीम्स ने इमरान खान से अडियाला जेल में तकरीबन 11 घंटों तक तफ्तीश की। दी न्यूज़ के आसिम यासीन की खबर के मुताबिक नैब रावलपिंडी की 4 मुख्तलिफ टीम्स ने मुख्तलिफ औकात में इमरान खान से अलहदा 11 घंटे से ज़्यादा तफ्तीश की। ज़राए के मुताबिक नैब की टीम्स ने इमरान खान से मुख्तलिफ दस्तावेज़ात के बारे में पूछगिछ की। एक टीम सुबह असिस्टेंट डायरेक्टर नैब मोहसिन अली खान की क़यादत में अडियाला जेल पहुंची। दूसरी टीम दोपहर को डिप्टी डायरेक्टर नैब मियां उमर नदीम की क़यादत में इमरान खान से तफ्तीश के लिए अडियाला जेल पहुंची, जबकि तीसरी टीम असिस्टेंट डायरेक्टर उज़ैरुल्लाह और चौथी टीम शाम को असिस्टेंट डायरेक्टर नैब अब्दुल रहमान की क़यादत में अडियाला जेल पहुंची। नैब की तफ्तीश इतवार की रात तक जारी रही, जिसके बाद नैब ने एहतसाब अदालत से एक बार फिर इमरान खान के जिस्मानी रिमांड में तौसी की दरख्वास्त की, जिसे मुस्तरद करते हुए जज मोहम्मद बशीर ने इमरान खान को जुडिशल रिमांड पर भेज दिया। कल इन 11 घंटों तक जारी रहने वाली तफ्तीश में क्या 190 मिलियन पाउंड केस में कोई पेशरफ्त हुई और इमरान खान की अदालत पेशी के हवाले से क्या हो रहा है, इसी के लिए हम बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी एजाज सैयद से। एजाज, बज़ाहिर ये कामयाबी इमरान खान के वकला की कि जेल ट्रायल को कलअदम करार दिया गया। अब अगला मरहला उसमें क्या कामयाबी हो सकेगी कि इमरान खान साहब को अदालत में पेश किया जाए? उनके वकला कह भी रहे हैं कि वो किसी सूरत ये नहीं चाहते कि फिर से जेल ट्रायल में तब्दील हो जाए उनकी सूरत हाल।
जुनैद, इस्लामाबाद पुलिस और इंतज़ामिया फ़िलहाल ये बात बताने से गुरेज़ा है कि सुबह इमरान खान को पेश किया जाएगा अदालत में या नहीं, लेकिन आज एक अहम वाक़या रूनमा हुआ है। वो ये हुआ है कि बुशरा बीबी जब अडयाला जेल में गई थी तो चंद अफराद ने उनके ऊपर हमला करने, उनकी गाड़ी पर हमला करने की कोशिश की और उसके बाद वहाँ मौके पर मौजूद जो इंटेलिजेंस के हुकाम हैं उन्होंने कुछ अलर्ट भी जारी किए हैं, जिसमें इस बात का खदशा जाहिर किया है कि हालिया जो कंट्रोवर्सीज मीडिया में जिनको हाईलाइट किया जाता रहा है उनके तनाज़र में इमरान खान पे और बुशरा बीबी के ऊपर एक थ्रेट की सूरत हाल मौजूद है। तो ये थ्रेट अलर्ट्स जो हैं वो हमारी इतलात के मुताबिक वो तो जारी हुए हैं और अब इसके हवाले से सुबह सूरत हाल को देखकर इंतज़ामिया फैसला करेगी कि इमरान खान को पेश करना है या नहीं। अगर सुबह लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर आई अदालत के जुडिशल कॉम्प्लेक्स के इर्द गिर्द तो कोई ये की जा रही है कि शायद जो इमरान खान को पेश करना है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसी सूरत में जो अदालत के जो जज हैं हसनात, उनको उनके सामने दरख्वास्त दी जाएगी और उन्हें वो थ्रेट लेटर्स भी दिखाए जाएंगे जिनकी बिना पर इमरान खान को पेश नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर सूरत हाल मामूल के मुताबिक हुई, जो कंट्रोलेबल हुई, पुलिस और इंतज़ामिया ने समझा, तो फिर इमरान खान को पेश किया जाएगा। लेकिन अब तक की सूरत हाल ये है कि इमरान खान को पेश करना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। एजाज, जो तफ्तीश की तफसील सामने आई है, 11 घंटे तक मुख्तलिफ टीम्स ने तफ्तीश की, इसके बारे में कुछ पता लगा है और क्या कोई ऐसी पेशरफ्त हुई है जिससे वो आगे बढ़ सकते हैं इस तफ्तीश की बुनियाद पर? जुनैद, इमरान खान जो 190 मिलियन पाउंड वाला जो मामला है उसको अपने सर पे नहीं ले रहे, बल्कि वो आज़म खान, अपने उस वक्त के मिलिट्री सेक्रेटरी और उस वक्त के अपने मशीर एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर का नाम ले रहे हैं। और जो तफ्तीशी टीम है वो उस हवाले से कोई वाज़िया कामयाबी आप जिसे कहें वो हासिल नहीं कर सकी। जो बाकी बयानात हैं उन्होंने हासिल कर लिए हुए हैं, बाकी जो एविडेंसेस हैं उन्होंने इकट्ठे करने की कोशिश की है और नायब ज़राए का दावा है कि उन्होंने कुछ एविडेंस इकट्ठी कर ली हैं। लेकिन वो इमरान खान साहब से कुछ और चीज़ों के बारे में पूछना चाहते हैं जिनके बारे में अभी उन्हें कोई बड़ी कामयाबी नहीं हुई। जिस वक्त आप मुझसे गुफ्तगू कर रहे हैं तो उस वक्त भी नायब रावलपिंडी में एक मीटिंग जारी है और हमारे ज़राए बता रहे हैं कि वो जो उनका मज़ीद जिस्मानी रिमांड लेने के हवाले से दरख्वास्त नायब की टर्न डाउन की गई है, उसके हवाले से भी नया अमल तैयार किया जा रहा है। तो एजाज, अब कल के लिए अगर जिसका इंतज़ार किया जा रहा है, तवक्को, आपने कहा कि हालात पर मुनसर है कल के, तहरीक इंसाफ ने पहले ऐलान किया कि जब इमरान खान साहब को पेश किया जाएगा अदालत में तो बड़े लोग जमा होंगे, इस्तकबाल किया जाएगा। वो तो उनकी कोर कमेटी ने ऐलान वापस ले लिया। तो तहरीक इंसाफ का तो अब इरादा नहीं है कि बड़ी तादाद में वो लोगों को वहाँ पर जमा होने का कहें। आपने जो जिस दूसरी सूरत हाल की तरफ इशारा किया वो अब ख़तरा मौजूद है कि इमरान खान साहब को या उनके साथ जो लोग हैं उनके लिए कोई ख़तरा हो सकता है कि इस तरह का कोई एहतजाज किया जाए कल। जी बिल्कुल, इस बात का ख़तरा मौजूद है और उसका जो सबूत है वो आज जो कुछ हुआ बुशरा बीबी की गाड़ी के ऊपर जिस तरीके से इन लोगों ने हमला किया, तो ये सूरत हाल कल भी पैदा हो सकती है और यही वो जवाज़ इस्लामाबाद पुलिस और इंतज़ामिया बनाएगी कि इमरान खान को अदालत में पेश ना किया जाए। और मुझे लगता है कि कभी इम्कान इस बात का ये है कि शायद कल की सूरत हाल को देखते हुए अगर लोग ज़्यादा आए तो इसी जवाज़ को इस्तेमाल करके इमरान खान को अदालत में पेश नहीं किया जाएगा। तो एजाज, आपने कहा 190 मिलियन पाउंड के केस में तो इमरान खान अपने सर पे नहीं ले रहे मामला। साइफर केस किस तरफ आपको जाता नजर आ रहा है? देखिए जुनैद, साइफर केस में 27 तारीख है, अगर कल समात हो जाती है, अगर इमरान खान आते हैं या नहीं आते, दोनों सूरतों में जो इमरान खान के वकला हैं उनको जो चालान है और बयानात हैं मुल्ज़मान के, उनतमा और विटनेसेस के, गवाहों के जो बयानात हैं उनकी कापी कल दे दी जाएगी 27 तारीख को। और जो कापी देने के बाद 7 दिन का टाइम होगा
फिर अगली जो तारीख है 5 या 6 तारीख को, 5 या 6 दिसंबर को इमरान खान को अदालत में उनके ऊपर फर्द जुर्म दोबारा पड़ी जाएगी, दोबारा उन्हें फर्द जुर्म आयद की जाएगी और उसके बाद फर्द जुर्म के आयद होने के बाद 1 माह के अंदर ये जो ट्रायल है उसे कंप्लीट होना है, क्योंकि इस ट्रायल के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने ऑर्डर दे रखा है कि इस ट्रायल को 1 माह के अंदर पूरा करना है। तो अगर 6 तारीख को 6 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद होती है, जो कि होना है, जो सेट पैटर्न है उसके मुताबिक, जो तरीकाकार है अदालती उसके तहत 5 या 6 तारीख को ये फर्द जुर्म आयद हो जाएगी। तो फर्द जुर्म आयद होने के 1 माह के अंदर यानी कि 6 जनवरी तक ये ट्रायल पूरा होना है। और अगर उस वक्त जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने यह समझा कि नहीं, उन्हें मजीद टाइम दरकार है, तो मजीद टाइम लेने के लिए वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। लेकिन जुनैद, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो चालान और जो बयानात हैं और जो सूरत हाल हमें नजर आ रही है, वो लगता यही है कि ये जो ट्रायल है ये अगले जो आम इंतखाबात हैं उनसे पहले मुकम्मल कर लिया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली ये जनवरी के दूसरे या तीसरे हफ्ते में मुकम्मल कर लिया जाएगा और शायद इसमें जिस तरीके से प्रोसिक्यूशन आगे बढ़ रही है वो इमरान खान को सजा दिलवाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका एजाज सैयद। कल और उसके बाद अगले रोज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम समाअतें होनी है। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत हुई। नवाज शरीफ अपनी कानूनी टीम के हमरा चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच के सामने पेश हुए, जहां पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट की समाअत से लेकर JIT की तश्कील और फिर नैब की तहकीकात पर अहम बहस हुई। जियो न्यूज के नुमाइंदे अवैस यूसुफजई के मुताबिक नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज एडवोकेट ने दलाइल देते हुए कहा कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने JIT तश्कील दी थी। 20 अप्रैल 2017 का ऑर्डर JIT की तश्कील और इख्तियारात से मुतालिक है। इसी ऑर्डर में TORs भी दिए गए और JIT को तफ्तीश का इख्तियार भी दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2017 में नवाज शरीफ को नाअहल करार देकर रेफरेंसेस दायर करने की हिदायत दी। तो इस पर जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई अलग मामला है, फैसले में चेयरमैन नैब को क्या हिदायत दी गई, चेयरमैन नैब को मामला भिजवाने के बाद क्या हुआ वो बताएं। अमजद परवेज ने जवाब देते हुए कहा कि नैब को फैसले के 6 हफ्तों के अंदर रेफरेंसेस दायर करने की हिदायत की गई। रेफरेंसेस पर 6 माह में फैसला करने की भी डायरेक्शन दी गई। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हुसैन नवाज, हसन नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ एवन फील्ड रेफरेंस बना। फैसले की रोशनी में नवाज शरीफ, हसन नवाज और हुसैन नवाज पर अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस भी बना। उस वक्त खुद नैब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की रोशनी में रेफरेंस बनाकर दायर करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। इस वक्त के चेयरमैन नैब ने 1 अगस्त 2017 को DG नैब को तफ्तीश भेजी। इस पर अदालत ने सवाल पूछा कि सुप्रीम कोर्ट तो रेफरेंस दायर करने की हिदायत कर चुकी थी, फिर नैब ने तफ्तीश का क्यों कहा। तो अमजद परवेज ने जवाब दिया कि नैब ने ज़ाब्ते की कार्रवाई को पूरा करने के लिए ऐसा किया। नवाज शरीफ को एवन फील्ड रेफरेंस में 10 साल और अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ एहतसाब अदालत से बरी हुए थे। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने सवाल किया कि क्या नैब ने बरियत के खिलाफ अपील दायर की थी। तो अमजद परवेज ने कहा नैब ने बरियत के खिलाफ अपील दायर की थी, उस पर अभी तक नोटिस नहीं हुआ। रेफरेंस दायर होने के बाद और फर्द जुर्म से पहले नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को कहा कि हमारी किसी भी ऑब्जर्वेशन से असरअंदाज हुए बगैर फैसला दे। नवाज शरीफ पर एवन फील्ड रेफरेंस में अक्टूबर 2017 में फर्द जुर्म आयद की गई। JIT रिपोर्ट वॉल्यूम 10 की दस्तावेजात फराहम नहीं की गई। वॉल्यूम 10 में बाहमी कानूनी मावनत के लिए मुख्तलिफ ममालिक के साथ होने वाली खत किताबत से मुतालिक दस्तावेज थी। जस्टिस गुल हसन ने सवाल किया कि आपने केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की भी एक और दरख्वास्त दायर की थी। जज साहब ने एक रेफरेंस को जल्दी चलाकर फैसला सुनाया और दूसरे पर कार्रवाई को रोक दिया था। अमजद परवेज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फैसले के बाद दीगर रेफरेंसेस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त दी थी। दरख्वास्त अदालत में ज़ेर समाअत होने के दौरान ही जज मोहम्मद बशीर ने केस सुनने से माजरत कर ली थी। नैब ने एक इब्तदाई तफ्तीशी रिपोर्ट जमा करवाई और बाद में ज़िमनी तफ्तीशी रिपोर्ट दी। इब्तदाई तफ्तीशी रिपोर्ट में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया था। नैब ने TV इंटरव्यूज़ पेश किए, नवाज शरीफ की असेंबली फ्लोर पर की गई तकरीर का हवाला दिया, ट्रस्ट डीड से मुतालिक एक गवाह रॉबर्ट रेडली को पेश किया जो नवाज शरीफ की हद तक केस में मुतल्लिका गवाह नहीं है। नैब ने गवाहों के बयानात के अलावा कोई ठोस शवाहिद पेश नहीं किए और अपनी तफ्तीश में JIT रिपोर्ट या गवाहों के बयानात पर ही निसार किया। इस पर अदालत ने इस्तिफसार किया
क्या नैब ने कहीं अपना माइंड इस्तेमाल करते हुए भी कुछ किया या सिर्फ डाकिए का काम किया? तो अमजद परवेज ने जवाब दिया कि नैब ने कॉल अप नोटिस भेजने के अलावा कोई काम नहीं किया। अमजद परवेज ने मजीद दलाल देते हुए कहा कि नवाज शरीफ को मालिक और मरीम नवाज समेत दीगर बच्चों को बेनामीदार साबित करने का बोझ प्रोसिक्यूशन पर था। हमारा मौक़िफ़ यही रहा कि चार्ज भी गलत फ्रेम हुआ है। इस मौके पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। नैब ने यह साबित करने की कोशिश की कि मरीम नवाज बेनिफिशियल ओनर है, तो अमजद परवेज ने जवाब दिया कि नैब ने यह कोशिश ज़रूर की मगर इस इल्ज़ाम के हक में कोई सबूत पेश नहीं किया। एवनफील्ड रेफरेंस में जब नैब ने ज़िम्नी रेफरेंस दायर किया तो 18 में से 6 गवाहों के बयानात हो चुके थे। इस पर जस्टिस गुल हसन ने सवाल उठाया कि क्या किसी गवाह ने ऐसा कोई बयान दिया था जिसके बाद नैब ने ज़िम्नी रेफरेंस दायर करने का फैसला किया। तो अमजद परवेज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पहली गवाह सिद्रा मंसूर ने SCCP का रिकॉर्ड पेश किया, फिर हमारा केस ओपन हुआ और गवाह पर जिरा हुई, तो उसी वक्त नैब ने ज़िम्नी रेफरेंस लाने का फैसला किया। इस मौके पर जस्टिस गुल हसन ने अमजद परवेज से कहा कि आप इस बारे में वक्त लेकर जवाब दें। दौरान समाअत अमजद परवेज ने दलाल देते हुए कहा कि एवनफील्ड रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने करप्शन के इल्ज़ाम से तो बरी किया मगर आमदन से ज़्यादा असासों में सज़ा सुनाई। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि एक अवामी नुमाइंदे के असासे अगर मालूम आमदन से ज़्यादा है तो बगैर करप्शन के वो कैसे बना सकता है। माजरत के साथ ना चार्ज सही फ्रेम हुआ, ना नैब को पता था कि शवाहिद क्या है। इस दौरान नवाज शरीफ के वकील आजम नज़ीर तारड़ का कहना था कि समझ से बाहर है कि बुनियाद ख़त्म हो गई तो इमारत कैसे खड़ी रह गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि आज समाअत को यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। अपीलों पर मजीद समाअत बुध 29 नवंबर को होगी। समाअत मुकम्मल होने के बाद चीफ जस्टिस आमिर फारूक और आजम नज़ीर तारड़ के दरमियान अहम मुकालमा हुआ। आजम नज़ीर तारड़ ने नवाज शरीफ की आमद पर सिक्योरिटी का मामला उठाते हुए अदालत से इस्तेदा की कि पेशी पर मुश्किल सूरत हाल होती है, नवाज शरीफ को हाजिरी से इस्तिस्ना दे दें। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने उनसे कहा कि आप इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दें, हम देख लेंगे। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि नवाज शरीफ हंसी खुशी अदालत आते हैं, इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर नहीं करेंगे। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फिर अदालत ब्लैंकेट ऑर्डर तो नहीं कर सकती, सब कुछ कानून कायदे से ही चलना है ना। हम इस्तिस्ना नहीं देंगे लेकिन कमरा अदालत में लोगों की तादाद ज़रूर कम करेंगे। अहम बात यह है कि इमरान खान और नवाज शरीफ दोनों ही के सियासी मुस्तकबिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक तरफ जहां नवाज शरीफ एवनफील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंस में नाअहल हैं तो वहीं इमरान खान तोशाखाना रेफरेंस में नाअहल हैं। और दिलचस्प बात यह है कि दोनों रहनुमाओं की सज़ाएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर रखी हैं मगर फैसले अभी तक बरकरार हैं, लिहाजा दोनों की नाअहली भी बरकरार है और इनकी अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं। लिहाजा दोनों जमातों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों का इंतजार है और वो चाहती हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट 8 फरवरी से पहले उनके लीडर को बरी कर दे ताकि उनकी नाअहली ख़त्म हो और फिर वो इलेक्शन में पार्टी को लीड कर सके। नवाज शरीफ की अपील 29 नवंबर को मुकर्रर है, जबकि तोशाखाना केस में इमरान खान की अपील 30 नवंबर को मुकर्रर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत इन हाई प्रोफाइल केसेस पर ही हम बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अवैस यूसुफजई से। अवैस, आज की समाअत के बारे में बताइएगा। नवाज शरीफ के वकला का ये मौक़िफ़ के नवाज शरीफ को मालिक और मरीम नवाज समेत दीगर बच्चों को बेनामीदार साबित करने का बोझ प्रोसिक्यूशन पर था और उनका कहना है कि चार्ज भी गलत फ्रेम हुआ। इन दलाइल से किस हद तक मुतमईन कर सके नवाज शरीफ के वकला अदालत को? जी बिल्कुल, देखिए जो नवाज शरीफ के वकला ने आज दलाइल दिए हैं, अमजद परवेज़ एडवोकेट और आज़म नज़ीर तारड़ एडवोकेट भी उन्होंने भी कुछ दलाइल दिए, तो वो अदालत को काफ़ी हद तक इस बात पर मुतमईन करने में कामयाब नज़र आए कि जो चार्ज फ्रेम हुआ था वो गलत था, क्योंकि जो चीफ जस्टिस हैं बेंच के सरबराह जस्टिस आमिर फारूक, उन्होंने रिमार्क्स दिए कि नैब ने, उन्होंने कहा कि माजरत के साथ कहना पड़ता है कि नैब को ना तो ये पता कि चार्ज सही फ्रेम हुआ और ना ही उनको शवाहिद के बारे में इल्म था। इस पर आजम नज़ीर तारड़ जो थे उनका यह कहना था कि जब एक बुनियाद ही नहीं थी तो उस पर इमारत कैसी खड़ी की गई ये समझ नहीं आता। जो अमजद परवेज़ एडवोकेट थे उन्होंने आज आगाज़ किया दलाइल का, उन्होंने बैकग्राउंड बताया, पूरी हिस्ट्री इस केस की बताई। उन्होंने बताया कि जब पनामा केस आया सुप्रीम कोर्ट में उसकी प्रोसीडिंग चल रही थी तो 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया और साथ ही साथ नैब को यह डायरेक्शन दी कि वो 6 हफ्तों में रेफरेंसेस फाइल करें और एहतसाब अदालतों को ये डायरेक्शन दी गई
कि 6 माह में वो इन रेफरेंसेस पर फैसला करें। उनका ये कहना था कि जो नैब है उन्होंने अपने तौर पर कोई तफ्तीश नहीं की, बल्कि JIT रिपोर्ट पर मुकम्मल इन्हिसार किया और कुछ गवाहों के बयानात थे जो अदालत में पेश किए, जबकि उनके पास कोई शवाहिद नहीं थे जो उन पर एक बोझ था कि वो इल्ज़ाम को साबित करते। उसको साबित करने के लिए कोई मवाद मटीरियल मौजूद नहीं था। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जो JIT रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 था उसकी जो दस्तावेज़ात थी वो तो फराहम ही नहीं की गई, चार्ज गलत फ्रेम किया गया। उन्होंने बहुत अहम नुक्ता आज कोर्ट के सामने रखा और ये बताया कि जो मेन चार्ज था करप्शन का, कोर्ट ने उस करप्शन के इल्ज़ाम पर बरी कर दिया, जबकि आमदन से जायद असासों के इल्ज़ाम पर सज़ा सुना दी। इस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने भी काफ़ी हैरत का इजहार किया और उन्होंने कहा कि अगर कोई अवामी ओहदेदार आमदन से जायद असासे बनाता है तो वो करप्शन के बगैर कैसे बनाए जा सकते हैं। ये उनका जो है आज रिमार्क्स थे। आज 2 घंटे तकरीबन दलाइल जारी रहे और इब्तदाई जब समाअत हुई थी अपीलें बहाल होने के बाद गुज़िश्ता समाअत पर, तो उन्होंने कहा था कि 4 से 6 घंटे में दलाइल वो मुकम्मल कर लेंगे। तो बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि 1 रोज़ और उनको लगेगा दलाइल मुकम्मल करने में, जिसके बाद नैब की बारी आएगी। तो अब बस 29 नवंबर की समाअत से फिर क्या तवक्को की जा सकती है? क्या ये जल्द निमट जाएगा मामला या फिर आगे देर तक चल सकता है? जी देखिए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है 2 समातें मज़ीद होंगी। जो आइंदा समात है उस पर मुमकिन है कि ये कंक्लूड हो जाएं, लेकिन अगर कंक्लूड नहीं होते दलाइल तो 1 समात और आगे तक दलाइल जाएंगे, क्योंकि आज काफ़ी हद तक जो दलाइल हैं वो अमजद परवेज़ एडवोकेट ने मुकम्मल कर लिए हैं। बेंच भी काफ़ी कन्विंस नज़र आ रहा था उनके दलाइल से। नैब के पास कहने को भी ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि जो रिकॉर्ड है, जो मटीरियल है, जब अपीलें फ़ाइल होती हैं तो उसका स्कोप काफ़ी लिमिटेड होता है। कोर्ट ने जो जजमेंट पास की है एहतसाब अदालत ने, उसको देखना है। और जो इसके अलावा नैब का मौक़िफ़ है, नैब खुद ये कह चुका है कि वो दलाइल के लिए सिर्फ आधे घंटे का वक्त लेंगे, जिस पर बेंच ने ये कहा था उन्हें कि वो उनको कपल ऑफ आवर्स यानी 2 घंटे तकरीबन देंगे और उनको सुनेंगे, जिसके बाद जवाबी दलाइल होंगे। और ये 1 से 2 समातें ही हैं। जब एवन फील्ड रेफरेंस की हद तक जो अपील है उस पर दलाइल मुकम्मल हो जाएंगे और उसके बाद मामला चला जाएगा अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में अपील पर। वैसे इमरान खान साहब के जो केस के हवाले से सज़ा मुअत्तल की जा चुकी है इससे पहले, उसमें क्या तवक्को की जा सकती है? क्या कुछ बाकी है अभी जब उसकी समाअत होगी? तो जी देखिए, तोशा खाना फौजदारी केस में इमरान खान को सज़ा सुनाई थी ट्रायल कोर्ट ने और उसके ख़िलाफ़ उन्होंने अपील दायर की थी। अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है, जबकि अबूरी रिलीफ उन्हें मिल चुका है। अबूरी रिलीफ ये मिला है कि उनकी सज़ा मुअत्तल कर दी गई थी, उनको ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया गया था। यह अलग बात है कि वो साइफ़र केस में भी गिरफ़्तार हैं और जब तक उनकी बाकी केसेस में बेल नहीं होती तो वो जेल से बाहर नहीं आ सकते। लेकिन जो तोशा खाना केस की मरकज़ी अपील की जहाँ तक बात है, वो अभी रेगुलर हेयरिंग के लिए एडमिट ही नहीं हुई। उसमें मुतफरिक दरखास्तें जो हैं वो चेयरमैन PTI की जानिब से दायर की गई थी और उन दरखास्तों पर अभी समाअत चल रही है और उसके बाद मरहला आएगा मरकज़ी अपील का। जब मरकज़ी अपील पर समाअत शुरू होगी तो वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, क्योंकि जो ट्रायल कोर्ट में प्रोसीडिंग हुई है, जो गवाहों के बयानात हुए हैं वो सारे कोर्ट एग्जामिन करेगी और उसके बाद जो है उस पर कोई फैसला मुतवक्किल है। तो उसमें जो तोशा खाना केस में नवाज शरीफ की अपील में तो कंक्लूड होने के करीब है मामला, लेकिन इमरान खान की जो अपील चेयरमैन PTI की अपील है उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। वैसे समाअत के बाद जो ये मुकालमा हुआ कि इस्तिस्ना दे दें नवाज शरीफ को, फिर दरखास्त देने पर कहा दरखास्त नहीं देंगे, तो क्या चाहते भी नहीं है उनके वकला के नवाज शरीफ को आना पड़े अदालत और फिर वो दरखास्त भी देने से इनकारी है? जी बिल्कुल, देखिए उन्होंने ये मामला उठाया था आज आज़म नज़ीर तारड़ ने अदालत के सामने कि जब अपैलेंट आते हैं, यानी उनका इशारा नवाज शरीफ की तरफ था कि जब वो आते हैं तो सिक्योरिटी इश्यूज़ होते हैं, और उन्होंने कहा कि इस हवाले से आप देखें मामले को। तो अदालत ने ये कहा था उन्हें कि अगर सिक्योरिटी इशू है या आप इस्तिस्ना चाहते हैं तो आप इस हवाले से दरख्वास्त हाजिरी से इस्तिस्ना की दायर करें, जिसे अदालत देखेगी। तो उसके बाद लाइटर वे में बात हो रही थी जब वो आज़म नज़ीर तारड़ ने उन्हें कहा कि वो तो आते हैं और वो इसे
इसे मुनासिब शायद ना समझें कि वो दरख्वास्त दें। शायद वो इस तरह चाह रहे थे कि जो मुश्किलात होती हैं आम साइलिन को, जो सिक्योरिटी इश्यूज़ होते हैं, उससे बचने के लिए शायद कोर्ट कुछ खुद से ऑर्डर कर दे कि अगर ये ना भी आए तो उनकी गैर हाज़िरी में अपील सुनी जाए। लेकिन इस तरह का कोर्ट का कोई मूड नज़र नहीं आया। लेकिन कोर्ट ने आज जो कोर्ट रूम में डिस्टर्बेंस हो रही थी उस पर काफ़ी बरहमी का इजहार किया और उन्होंने चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स भी दिए कि ये कोई सिनेमा हॉल नहीं है और आइंदा हम जो लिमिटेड सीट्स हैं उसको यकीनी बनाएंगे, सिर्फ जो एंट्री पासेस इशू होंगे वही लोग कोर्ट रूम में दाखिल हो सकेंगे। बहुत शुक्रिया आपका अवैस यूसुफजई। अदालती समाअत का अहवाल आपके सामने है। मुल्की सियासत में इंतखाबात से पहले बड़े खिलाड़ी मैदान में होंगे या नहीं, इसी पर हम बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी से एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों के केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं। उनका सियासी मुस्तकबिल इन्हीं केसेस के फैसलों से जुड़ा हुआ है। इसी सूरत हाल के तनाजुर में 8 फरवरी को सियासी मंजरनामा क्या होगा, नवाज शरीफ और इमरान खान इलेक्शन लड़ रहे होंगे या नहीं, इसी हवाले से हम बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी प्रोग्राम जरगा के मेज़बान सलीम साफ़ी से। साफ़ी साहब, दोनों के ही मामलात अदालत में हैं। क्या ये दोनों शख्सियात इंतखाबात में जिनके बारे में बताया गया कि फरवरी में होने नहीं होंगे, या फिर इन दोनों की अलग अलग सूरत हाल है इनके केसेस और इनके मुस्तकबिल के हवाले से? हम जब इस वक्त देखते हैं, एक तो ये कि नवाज शरीफ और पीटीआई के चेयरमैन के मुकदमात में कोई रत्ती बर ममासलत नहीं है। पहली बात तो ये है कि उनके जो नवाज शरीफ के मुकदमात थे उसमें वो ऊपर से शुरू किया गया था, ट्रायल कोर्ट्स की बजाय अपील कोर्ट में जाने की बजाय, और वो हर किसी को वाज़े दिखाई दे रहा था कि जी ये उनको इलेक्शन से आउट करना मकसूद है। फिर ये है कि उन ही मुकदमात में जो मरियम नवाज साहबा को रिलीफ मिली है, तो उसके तनाजुर में अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब के भी रिलीफ के इम्कानात ज़्यादा नज़र आते हैं। तीसरी बात ये कि अब के बार नवाज शरीफ साहब बहुत सेफ खेल रहे हैं, और जब तक अगर उन्होंने अपने इलेक्शन में शमूलियत को यकीनी ना बनाया होता और अदालतों से उनको इत्मीनान ना होता तो वो फिर पाकिस्तान ना आते। जहाँ तक पीटीआई के सरबराह का ताल्लुक है, तो उनके खिलाफ एक तो मुकदमात बहुत संगीन है, और उनके साथ उलट हुआ क्योंकि मौजूदा चीफ जस्टिस के आने तक जो पुराने चीफ जस्टिस के वक्त तो उनके साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सहूलतकारी की जा रही थी, नवाज शरीफ के बरक्स। वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट बन के नवाज शरीफ को सज़ा दी थी, और यहाँ इमरान खान को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऐसी सरगर्म अमल थी आज से चंद महीने पहले तक कि 25 मई को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तौहीन अदालत की। इससे पहले असम्बली की तहलील की सूरत में उन्होंने कानून शिकनी की, और फिर इस्लामाबाद पे फिर भी चढ़ाई की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की तरफ से उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलता रहा। अलबत्ता अब जब से अदलिया में आला अदलिया में थोड़ा सा मेरिट को रिवाज मिला है, तो उसके बाद फिर ट्रायल कोर्ट्स में इमरान खान साहब के मुकदमात भी चल रहे हैं, और उसमें एक से बढ़कर एक मुकदमा संगीन है, एक से बढ़कर एक मुकदमे में उनके लिए वक्त के साथ साथ हालात मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। इसलिए इस बात का तो कोई इम्कान नज़र नहीं आता कि इमरान खान साहब अगले इलेक्शन में उम्मीदवार होंगे। अलबत्ता इस बात का कवी इम्कान है, बल्कि उसमें बहुत कम शक रह जाता है, क्योंकि हम अंडर ट्रायल मुकदमात के पहले से कोई रायज़नी नहीं करना चाहते, लेकिन बहुत कम इम्कान नज़र आता है कि नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से बाहर हों। सलीम साहब, इन दोनों रहनुमाओं पे तो है नाअहली का मसला, लेकिन एक जमात जिसके मरकजी रहनुमाओं पर कोई नाअहली का मसला नहीं है, पीपल्स पार्टी। यहाँ तक कहा जा रहा था कि बिलावल भुट्टो अगले वज़ीर आज़म होंगे, और फिर पीपल्स पार्टी की तरफ से सख्त तनकीद की जा रही थी मुस्लिम लीग नून पर। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से भी एतराज़ात उठाए जा रहे थे, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब के इंटरव्यू में उस तरह से मुस्लिम लीग नून के बारे में बात नहीं की गई। कुछ है पसे पर्दा जिसकी वजह से ऐसा हुआ है? देखिए, एक तो जो इस वक्त पीपल्स पार्टी की सूरत हाल है वो मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के बीच में है। वो
दोनों के दरमियान उसकी पोजीशन नज़र आती है। असल में जरदारी साहब और बिलावल साहब की ये सोच थी कि पीटीआई की नाकामी की सूरत में वो मुतबादिल बन जाएंगे और इसके लिए उन्होंने ताबेदारी के और कुछ हवालों से भी वसूलियों के भी तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। मसलन आप पीडीएम से निकलना उनका देखें, आप गुज़िश्ता इंतखाबात से पहले बलूचिस्तान में उनके किरदार को देखें, आप फिर आज बिलावल साहब ये कह रहे हैं, शहबाज शरीफ पे तनकीद कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने शहबाज शरीफ की टीम का मेंबर बनना कबूल किया था और उस दौर के जितने भी फैसले हैं तो जमहूरी निज़ाम, हमारे पार्लिमानी निज़ाम में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरे कैबिनेट की, तो वो किसी पॉलिसी पे तनकीद भी नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद अब उनको नज़र आ रहा है कि उनके वज़ारत उज़्मा का ख्वाब भी पूरा नहीं हो रहा और सिंध जो उनकी कमज़ोरी है वो भी किसी हद तक मशकूक हो गया है। तो उन्होंने कहा कि शरीफ बरादरान के गुड कॉप और बैड कॉप की पॉलिसी कामयाब साबित हुई है, इसलिए मेरा तो अपना अंदाज़ा ये है कि बिलावल साहब और जरदारी साहब शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के नक्श कदम पे चलने लगे हैं और अब वो ये कह रहे हैं कि चलो गुड कॉप और बैड कॉप आजमा के देखते हैं, शायद इसमें कोई रास्ता निकल आए। जावेद साहब, नवाज शरीफ पर तनकीद हो रही है कि उन्होंने समझौता कर लिया। सियालकोट में अपनी गुफ्तगू में तो उन्होंने माजी का जिक्र किया, जिन शख्सियात के ज़रिए से उनको इक़्तिदार से निकाला गया और उनकी जमात को इक़्तिदार से बाहर किया गया, उसका वो जिक्र भी कर रहे हैं, हवाला भी दे रहे हैं, जजेस की भी बात कर रहे हैं। तो क्या समझौता नहीं किया और क्या इंतखाबात करीब आने से पहले उनकी जारहाना होगी पॉलिसी गुफ्तगू या जो कुछ भी वो अपनी इंतखाबी मुहिम के लिए करेंगे? जो मुस्लिम लीग नून कर रही है वो नवाज शरीफ साहब के और मरियम नवाज साहब के दिली ख्यालात नहीं हैं, बल्कि वो अपने सर्वाइवल के लिए कर रहे हैं। तो ये जो वक्तन फवक्तन सियालकोट में मसलन कुछ झलकियाँ नवाज शरीफ साहब ने पेश कर दी, ये उनके दिली ख्यालात हैं, लेकिन ये हर किसी को पे वाज़ेह है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो कुछ भी किया है, एक कदम भी उन्होंने नवाज शरीफ साहब की मर्जी के खिलाफ नहीं उठाया है और न वो उठा सकते हैं। और नवाज शरीफ साहब ज़मीनी हक़ाइक़ को तस्लीम करके अपने लिए सियासत का और मुस्तक़बिल का रास्ता निकालना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सलीम साफ़ी साहब प्रोग्राम में बात कर रहे थे। प्रोग्राम का यही इख्तिताम होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।